तो बच्चों नेक्स्ट अपन जो इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशनल मोशन, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, फिजिक्स में बहुत मस्त चैप्टर है। सिंपल सी बात है, when the body rotates about any axis, then the motion of a body is called rotational motion. जब भी कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तब हम उस बॉडी के मोशन को कहेंगे रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अर्थ जो है अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, उसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। पर सिंपल जनरल लाइफ में आप अपने घर का दरवाजा ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं तो वहां साइड में हिंज लगा रहता है, कब्जा, उसके अबाउट उसको रोटेट करते हैं, वो भी रोटेशनल मोशन ही है। ग्रेजुअली अपन इसके बारे में डीप में स्टडी करेंगे, पर थोड़ा सा कुछ बेसिक्स है जो हमको देखना है। तो फर्स्ट मुझे बताना चाहिए पार्टिकल एंड मोशन। तो इसकी मैंने डेफिनेशन जो बच्चों लिखवाई है, जरा आप बताएं। पार्टिकल्स एंड सिस्टम। A body of finite mass and negligible size is called a particle. A collection of large number of particles which attract each other is called a system. अट्रैक्ट नहीं, इंटरेक्ट। जो किसी पार्टिकल डेफिनेट मास हो, कोई फिक्स मास हो, लेकिन नेग्लिजिबल साइज, उसको अपन बोलते हैं पार्टिकल। और सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड सिस्टम। तो जब पार्टिकल्स सिस्टम में रहते हैं तो वो एक दूसरे पर इंटरनल फोर्स भी लगाते हैं, उसको इंटरेक्ट बोलते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। तो ग्रुप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड सिस्टम। तो वहां बेटा जो डेफिनेशन है वो आपने प्रॉपर नहीं लिखी थी। कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स which interact interact with each other is called system। तो ये डिफरेंस होता है पार्टिकल्स में और सिस्टम में। यदि कोई डेफिनेट मास है लेकिन नेग्लिजिबल साइज है, दैट इज कॉल्ड पार्टिकल, एंड ग्रुप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड सिस्टम। पर सिस्टम में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्ट, इंटरनल फोर्स लगाते हैं। फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पर जितना फोर्स लगाता है तो सेकंड भी फर्स्ट पर सेम रिएक्शन फोर्स लगाता है, मतलब उनके बीच में इंटरेक्टिव फोर्स लगता है। फिर नेक्स्ट मैंने टॉपिक बोला है इसमें एक्सटर्नल फोर्स। तो व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स? क्या लिखा आपने? The force exerted by external agency is called external force. Right. The force exerted by external agency is called external force। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ मास, बल्कि आपका सेंटर ऑफ मास मैंने आपको लिखवाया है। The center of mass of a system is defined as a point where the entire mass of the system is supposed to be concentrated. The nature of motion of the system shall remains unaffected if all the forces acting on the system were applied directly on the center of mass of the system। तो बच्चों ये सेंटर ऑफ मास जो होता है, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बॉडी पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम इमेजिन कर सकते हैं उस पूरी बॉडी का मास क्या है, कंसंट्रेट है। उस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड
जो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। हम ऐसे पॉइंट पर बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। और यदि हम चाहें, यदि इस सेंटर ऑफ मास पर यदि फोर्स लगा दिया जाए तो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो सब इफेक्ट नहीं करती, वही होगी पूरी बॉडी का की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वही माना जाएगा जो सेंटर ऑफ मास का रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास means the point where the total mass of a body is concentrated is called center of mass. अब नेक्स्ट बच्चों हमको देखना चाहिए सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो थोड़ा सा ये डेरिवेशन जो है इनिशियली अच्छा डेरिवेशन है, आपको समझना होगा। तो मान लीजिए जैसे इसको जब मैं करवाऊंगा तो ये मुझे एक्सिस लेनी पड़ेगी, यहाँ पर एक पार्टिकल लेना पड़ेगा, एक पार्टिकल यहाँ लेना पड़ेगा, इसका मास m1, इसका मास m2। इस m1 का पोजीशन वेक्टर सपोज r1, सेकंड मास का पोजीशन वेक्टर सपोज r2, वेक्टर फॉर्म में है। बच्चों थोड़ा सा इसकी जो स्टार्टिंग है वो आपको पेशेंस के साथ पढ़ना ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है, तो पढ़िए उसको। ये m1 और m2 इनका मान लीजिए सेंटर ऑफ मास इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है और इसका पोजीशन वेक्टर सपोज मैं बोल रहा हूं RCM। तो एक्चुअली में हमको इस पोजीशन वेक्टर को फाइंड करना चाहिए, तो बहुत इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस पोजीशन वेक्टर को। तो मैंने बोला आपको व्हाट इज r1, द पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, r2 पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल, एंड व्हाट इज RCM, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मान लीजिए बच्चों आपने एक्सटर्नल एजेंसी से इस सिस्टम पर, क्योंकि दोनों पार्टिकल है तो सिस्टम तो फॉर्म हो गया, आपने फोर्स लगाया, फोर्स के कारण ये पूरा सिस्टम मान लीजिए मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली इसका मतलब फर्स्ट पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी होगी, सेकेंड पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी होगी। जहां पर वेलोसिटी होती है, मास होता है, वहां पर लीनियर मोमेंटम होता है। तो यदि मैं आपसे बोलूं लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, तो डेफिनेटली आप बोलेंगे m1v1। और यदि मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं ddt ऑफ p1, तो ये जाएगा ddt ऑफ m इंटू ऑफ v1। अब बच्चों मैंने बोला यदि ये dp1 अपॉन dt, तो आपको पता है ये तो जाएगा फोर्स। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो फर्स्ट पार्टिकल है उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इस पर तो एक्सटर्नल फोर्स भी लगा है, आपने पूरे सिस्टम पर फोर्स लगाया है, और साथ में सेकंड बॉडी जो है वो भी फोर्स लगा रही है, फर्स्ट पर सेकंड बॉडी भी फोर्स लगा रही है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं dp1 अपॉन dt, वेक्टर फॉर्म है इसकी, तो हम लोग लिखेंगे f1 एक्सटर्नल प्लस f12। f12 का मतलब हो गया फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, फर्स्ट पार्टिकल बाय सेकंड, और यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूट कर दें इसको, तो इस कंडीशन में रहेगा f1 एक्सटर्नल प्लस f12 बार इज इक्वल टू मास बच्चों कॉमन निकल जाएगा, तो ये जाएगा dv1 अपॉन dt। क्योंकि जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो dx कांस्टेंट इनटू फंक्शन,
कांस्टेंट बॉडी कॉमन आ जाती है। तो मास कांस्टेंट है फर्स्ट पार्टिकल, कांस्टेंट कॉमन निकालिए, ये आ जाएगा। और ये हमारे पास से एक रिलेशन आया। अब यदि मैं यही बात करूंगा फॉर सेकंड पार्टिकल, तो इस जैसा मैंने ये ड्राइव किया है बिल्कुल सेकंड पार्टिकल के लिए भी आप बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये आएगा F2 एक्सटर्नल प्लस F21 इज इक्वल टू M इंटू ऑफ dV2 अपॉन dV। ये सेकंड आ जाएगा। फर्स्ट पार्टिकल पर जैसे मैंने किया बिल्कुल यदि आप सेकंड पार्टिकल के लिए भी करेंगे तो वहां पर P2 इज इक्वल टू जाएगा M2 इंटू V2, क्योंकि सेकंड पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम हो जाएगा P2 इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। फिर वहां भी आप डिफरेंशिएट करेंगे ddt ऑफ P2 तो इज इक्वल टू ddt ऑफ M इंटू V2, M2 इंटू V2। यहाँ पर M1 था, ये M1, ये M1, यहाँ M2 आ जाएगा। अब यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें तो इस कंडीशन में 1 प्लस 2 यदि हम करते तो F1 एक्सटर्नल प्लस F12 प्लस F2 एक्सटर्नल प्लस F21 इज इक्वल टू M1 ddt of V1 प्लस M2 ddt of V2 दिया जाएगा। पर बच्चों ये F12 इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ F21 बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स है ना। F12 का मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल बाय सेकंड, F21 का मतलब फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल बाय फर्स्ट। और ये एक्शन और रिएक्शन है, फर्स्ट पार्टिकल पर सेकंड ने फोर्स लगाया, सेकंड ने फर्स्ट पर लगाया। एक्शन रिएक्शन हमेशा इक्वल होते हैं और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं यहाँ पर F माइनस F21 रख दूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। या ऐसा समझ लीजिए कि ये हमको पता है और इसी को हम यदि और आगे सॉल्व करें तो F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0, तो इसकी जगह पर 0 आ जाएगा। तो ये जाएगा F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल इज इक्वल टू M1, ये हो जाएगा ddt ऑफ V1 बार प्लस M2 ddt ऑफ V2 बार। ये जो F1 एक्सटर्नल F2 एक्सटर्नल मतलब फर्स्ट पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स, सेकंड पार्टिकल एक्सटर्नल फोर्स, मतलब सही मायने में ये दोनों का समीशन का मतलब है पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स, मतलब नेट फोर्स। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं F नेट, या F नेट इज इक्वल टू क्या होता है F एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल। फर्स्ट पर एक्सटर्नल फोर्स प्लस सेकंड पर एक्सटर्नल फोर्स पार्टिकल्स पर, मतलब पूरे सिस्टम पर क्या हो गया नेट फोर्स। तो अब इसकी जगह पर आ जाएगा अपना नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू M1 into ddt of V1 plus ddt of V2, ये ऐसा आ जाएगा। ये पूरे सिस्टम पर है नेट फोर्स। पूरे सिस्टम का मास मतलब M1 प्लस M2 और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन मतलब हम इसी को ACM बोल सकते हैं, क्योंकि पूरे सिस्टम का यदि हमने एक्सेलरेशन बोला मतलब किसका एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा। तो हम लोग इसकी जगह पर लिख सकते हैं M1 प्लस M2 इंटू ऑफ ACM।
किसका एक्सेलरेशन? नेट फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। सिस्टम का टोटल मास m1 प्लस m2 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन। यहां पर यदि बोलेंगे तो m1 और ये हो जाएगा ddt ऑफ, बच्चों ये v1 क्या होता है? ddt ऑफ r1 बार। यदि हम r1 को पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आता है? वेलोसिटी आता है। इसलिए v1 की जगह मैं लिख सकता हूँ ddt ऑफ r1। ऐसे ही यहाँ पर भी लिख सकता हूँ m2। यहाँ बच्चों m2 था, मिस हो गया मुझसे। यहाँ पर m1 ddt ऑफ v1 प्लस m2 इनटू ये था m2 इनटू ddt ऑफ v2 था, ये रहेगा प्लस m2 इनटू ddt ऑफ r2 बार। v2 की जगह अपन लोग लिख सकते हैं, v2 की जगह हम ये लिख सकते हैं, है ना, वेलोसिटी की जगह पर ये लिख सकते हैं। तो अब m1 प्लस m2 इनटू ये सेंटर ऑफ मास, इसका एक्सेलरेशन मतलब हो जाएगा ddt ऑफ vcm। सेंटर ऑफ मास जो है ना उसकी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा m1 इनटू d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर r1 प्लस m2 इनटू, यहाँ भी एक्चुअली में एक मिस हो गया है, ddt ऑफ, फिर वेलोसिटी की जगह पर मैंने लिखा था ddt ऑफ r2 बार। ये ऐसा था, ये ddt तो है ही, वेलोसिटी को अपन कैसे लिख सकते हैं? ddt ऑफ r2। अब ये डबल डिफरेंशिएशन है, इसको ऐसा लिखा जाता है d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर इनटू r2 बार। डबल डिफरेंशिएशन को ऐसे ही लिखते हैं। तो अब m1 प्लस m2 इनटू यहाँ पर हो जाएगा ddt ऑफ vcm की जगह क्या लिख सकते हो आप? ddt ऑफ rcm। देखिए ये ddt को तो मैंने बाहर लिख दिया, और वेलोसिटी मतलब क्या होता है? पोजीशन को जब आप डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जगह पर आप ये लिख सकते हो rcm, और यहाँ पर आ जाएगा m1 इनटू d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर r1 बार प्लस m2 इनटू d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर इनटू ऑफ r2 बार। ये आ जाएगा, मतलब यहां भी ऐसे जाएगा d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर rcm इज इक्वल टू, यहां भी ऐसे आ जाएगा d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर को आप चाहें तो पूरा कॉमन निकाल सकते हैं, m1 r1 प्लस m2 r2, और m1 प्लस m2 आपने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर जाएगा m1 प्लस m2। ये ऐसा जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए आप RCM का डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और यहाँ पर किसका? इस क्वांटिटी का डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर हम m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो बच्चों यदि टू पार्टिकल सिस्टम है m1 और m2, और यदि ये पोजीशन वेक्टर r1 और r2 आपको पता है, तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका पोजीशन वेक्टर होता है RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये है एक्चुअली में एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास।
यहीं से एक्चुअली बच्चों पूरे आगे शुरुआत होगी। आप हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगे, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोबारा इसको रिवाइज करेंगे, फिर से आप करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। तो बच्चों, ये जो सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन आया है, इसको चूंकि कुछ बच्चे मेरे पास साथ में पढ़ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं सर इसको रिवाइज करवा दीजिए, तो आप लोग भी कर लीजिए। हो सकता है कि आपको कोई स्टेप है समझा दूं। यहाँ पर मैंने बताया है कि एक सिस्टम अपन ने फॉर्म किया है जिसमें 2 पार्टिकल्स हैं। फर्स्ट पार्टिकल का मास m1 और सेकंड पार्टिकल का मास है m2, और ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पर। इसमें जो फर्स्ट पार्टिकल m1 है उसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पोजीशन वेक्टर तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताया जाता है ना, तो उसका मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन है r1 और सेकंड पार्टिकल का पोजीशन है r2। इसका r1 और ये r2, और मान लीजिए दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ये सेंटर ऑफ मास है। इस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो है RCM। हमारा यहाँ पर टारगेट है डेरिवेशन फॉर RCL, मतलब डेरिवेशन फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों जब हमने ये लिया तो हमको मालूम है इस पूरे सिस्टम पर मान लीजिए आपने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स। जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो पूरा सिस्टम मूव करेगा, पूरे सिस्टम के पास में वेलोसिटी आएगी, और ऐसा होने से फर्स्ट पार्टिकल को भी वेलोसिटी मिलेगी, सेकंड को भी मिलेगी। मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी v1 और सेकंड की वेलोसिटी v2। तो लीनियर मोमेंटम क्या बोलोगे फर्स्ट पार्टिकल का? लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इनटू वेलोसिटी, देयरफॉर p1 इज इक्वल टू m1 v1। अब आप यदि इसको डिफरेंशिएट कर दें दोनों साइड, तो ddt of p1 is equal to ddt of mass into velocity v1। लेकिन बच्चों ये dp1 upon dt को अपन क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिस इज व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है वो हमको लिखना पड़ेगा। अब फर्स्ट पार्टिकल पर फोर्स कौन सा लग रहा है? तो फर्स्ट पार्टिकल पर वो फोर्स लग रहा है जो आप एक्सटर्नली अप्लाई किए हो, और साथ ही साथ फर्स्ट पार्टिकल पर इंटरनल फोर्स भी लग रहा है, क्योंकि जहां भी सिस्टम होता है वहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, इंटरनल फोर्स लगाते हैं। तो फर्स्ट पार्टिकल पर कौन लगा रहा है फोर्स? सेकंड पार्टिकल लगाएगा। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा फर्स्ट पार्टिकल पर? तो टोटल फोर्स हो जाएगा फर्स्ट पार्टिकल पर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल बाय सेकंड, दिस इज इंटरनल फोर्स। तो इसका मतलब हम dp1 अपॉन dt की जगह ये लिख सकते हैं, तो हमने इसकी जगह पर ये लिखा, तो ये आ गया F1 एक्सटर्नल प्लस F12 इज इक्वल टू, यहाँ पर डिफरेंशिएशन में हम लोग dx कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो कांस्टेंट कॉमन निकालते हैं, तो मास कांस्टेंट है तो m1 को हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा dt ऑफ v1। ये पूरी बात हमने किसके लिए की है? फर्स्ट पार्टिकल के लिए। बिल्कुल सेम ऐसी ही बात किसके लिए बनेगी? सेकंड पार्टिकल के लिए बनेगी। सेकंड पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स प्लस फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल बाय फर्स्ट is equal to mass of second particle into rate of change of velocity of second particle dv2 upon dt। बिल्कुल सेम। अब ये हम दोनों को ऐड कर दें तो f1 external plus f12 plus f2 external plus f21 is equal to definitely m1 ddt of v1 plus m2 into ddt of v2। अब बच्चों होता ये है कि F12 हमेशा इक्वल होता है F21 के और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्योंकि हमको मालूम है यहाँ पर ये दो फोर्स है, ये इंटरनल फोर्स है। फर्स्ट बॉडी सेकंड, फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पर फोर्स लगा रहा है तो सेकंड भी तो फर्स्ट पर लगा रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड फॉर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में।
ये इंटरनल फोर्स में हमेशा ऐसा होता है, ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और जस्ट एक दूसरे के अपोजिट। फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पर जितना फोर्स लगाएगा, सेकंड फर्स्ट पर सेम फोर्स लगाएगा पर अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब F12 is equal to of minus of F21, तो ट्रांसफर करोगे तो F12 plus F21 is equal to 0। मतलब ये दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम जो is equal to 0, तो इनकी जगह पर हमने 0 कर दिया, तो केवल क्या बचा, F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल is equal to mass of first particle into rate of change of velocity of first particle। इसको मैं एक्सेलरेशन चाहो तो लिख सकता था मैं, पर मुझे लिखना नहीं था। मैं चाहता तो इसको एक्सेलरेशन कर देता a1 और इसको कर देता एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल, पर मुझे एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में निकालना ना, पोजीशन वेक्टर का डेरिवेशन, इसलिए मैं वैसे ही चलने दे रहा हूँ इसको, m1 ddt of v1 plus m2 ddt of v2। अब बच्चों जो फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल है दोनों से मिलकर सिस्टम बना है ना, और एक्सटर्नल फोर्स टोटल तो क्या बोलोगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू तो फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल प्लस फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल। तो हमने इसलिए F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल की जगह क्या लिख दिया, नेट फोर्स। अब नेट फोर्स इज इक्वल टू m1 ddt of v1 plus m2 into ddt of v2, ये कर दिया। अब वेलोसिटी को हम एक्चुअली में, आप लोगों को पता है कभी भी पोजीशन को डिफरेंशिएट करते तो वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते तो एक्सेलरेशन आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ddt of v1, तो यार ddt को यदि बाहर रखें तो v1 मतलब क्या हुआ, dr1/dt। भाई आप r को डिफरेंशिएट करते हो ddt of r तो वेलोसिटी आता है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो तो एक्सेलरेशन आता है, ये आपको पता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर नेट फोर्स हो जाएगा टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसका एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का, सिस्टम का मतलब सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि पूरे सिस्टम का मास कहाँ कंसंट्रेट है, सेंटर पर ना, सेंटर ऑफ मास का, तो उसका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1, फिर ये ddt जैसा था उसको वैसे लिखा, लेकिन v1 की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया ddt ऑफ r1 प्लस m2, ये ddt वैसे ही बाहर रखा और v2 की जगह लिख दिया ddt ऑफ r2। फिर नेक्स्ट स्टेप में अपन ने m1 प्लस m2 एक्सेलरेशन, एक्चुअली में क्या होता है ddt ऑफ वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की, इज इक्वल टू m1, और ये कहलाता है बच्चों डबल डिफरेंशिएशन ऑफ r1, तो d² / dt² r1 प्लस m2 मास जो है स्केलर क्वांटिटी है m2, ये हो जाएगा d² / dt² इनटू r2। तो यहाँ पर हो गया m1 प्लस m2 ddt ऑफ वेलोसिटी की जगह हम लोग लिख सकते हैं ddt ऑफ rcm, सेंटर ऑफ मास, उसके पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होगा, और यहाँ पर m1 d² / dt² इनटू r1 प्लस m2 इनटू सेम वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है d² / dt² तो पूरा कॉमन निकाल दे तो हो जाएगा, और m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो केवल ये rcm था उसका डबल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर d² / dt² को कॉमन निकाल दिया तो जगह m1 r1 प्लस m2 r2, और ये m1 प्लस m2 को मैंने क्या किया था क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो डिनोमिनेटर में आ गया। अब यहाँ rcm का डबल डिफरेंशिएशन और यहाँ पर इसका डबल डिफरेंशिएशन है और इक्वल है, इसका मतलब rcm इज इक्वल टू ऑफ दिस, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होता है m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। What is r1? Position vector of m1. What is r2? Position vector of m2. तो बच्चों फाइनली हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वेक्टर फॉर्म, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब हमको मालूम है यदि हम बोलते हैं RCM, मतलब ये जो
सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, xi plus yj plus zk। मान लीजिए सेंटर ऑफ मास जो है ना उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x y z है, तो वेक्टर फॉर्म में आप क्या लिखोगे, xi, आप चाहो तो इसको xcm भी लिख सकते हैं, x coordinate of center of mass, this is y coordinate of center of mass j, z coordinate of center of mass k, और r1 मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, तो xi x1i plus y1j plus z1j, r2 bar is equal to x2i y2j plus z2। यदि इनको अपन इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या होगा, ये xcm i plus ycm j plus zcm k इज इक्वल, यहां पर आ जाएगा बच्चों m1 into x1i plus y1j plus z1k प्लस मिल जाएगा m2 x2i plus y2j plus z2k होल अपॉन m1 plus m2। अब यदि हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड पर xcm i plus ycm j plus zcm k is equal to राइट हैंड साइड को पहले m1 को इसमें मल्टीप्लाई करो और m2 को इसमें मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ m1 x1i plus m1 y1j plus m1 z1k है ना, m1 x1i plus m1 y1j plus m1 z1k प्लस ऐसे m2 को मल्टीप्लाई करोगे तो m2 x2i plus m2 y2j plus m2 z2k डिवाइडेड बाय m1 plus m2, या फिर xcmi plus ycmj plus zcmk। यहाँ पर ये जो i वाला एक साथ लिखो तो m1 x1 plus m2 x2i प्लस j के लिए m1 y1 plus m2 y2j plus m1 z1 plus m2 z2k होल अपॉन m1 plus m2 दिया जाएगा। अब सेपरेट भी डिवाइड कर सकते थे, तो ये जाएगा xcmi प्लस ycmj प्लस zcmk इज इक्वल टू, अब m1 प्लस m2 से पहले इसको डिवाइड करते तो क्या आता, m1 x1 प्लस m2 x2 होल अपॉन m1 प्लस m2i प्लस फिर इसके साथ में क्या आता, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2 j प्लस इसके साथ क्या था, m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2 k। अब लेफ्ट हैंड साइड पर i का कोएफिशिएंट xcm है और राइट हैंड साइड पर i का कोएफिशिएंट ये है और बीच में इक्वल साइन है, इसका मतलब xcm इज इक्वल टू ये होना चाहिए, ycm इज इक्वल टू ये और zcm इज इक्वल टू ये। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यदि मैं लेफ्ट साइड लिख दूं तो पोजीशन ऑफ
x coordinate of center of mass, x coordinate of center of mass, ये x ये होना चाहिए इसका m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2। ये सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, m1 into y1 m2 into y2 upon m1 plus m2। और सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, m1 z1 plus m2 z2 upon m1 plus। तो पहले हमने वेक्टर के फॉर्म में देखा था, तो हमको RCM इज इक्वल टू मिला m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। वही हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड किए सेंटर ऑफ मास के, तो x कोऑर्डिनेट जो आया सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। व्हाट इज m1 m2? m1 मतलब मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, m2 मतलब मास ऑफ सेकंड पार्टिकल। व्हाट इज x1 x2? x1 मींस x कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, x2 मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पार्टिकल। तो इस तरीके से बच्चों हमको x y z मिल जाएंगे। तो इसी में आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा।